अतः साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, क्या लग रहा है इस बार माहौल? नहीं, हम काफ़ी मुतमईन हैं। एतमाद है इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की इन दोनों विधानसभा की सीट पर यहाँ की आवाम नासिर सिद्दीकी साहब को और इम्तियाज़ जलील साहब को अपना नया आमदार इलेक्ट करेगी। वैसे ही साहब, एक चीज जानना चाहती है पब्लिक कि पिछली बार आपके कैंडिडेट ज्यादा थे, महाराष्ट्र के इलेक्शन में 44 सीटों पे आप लड़ रहे थे, इस बार आप सिर्फ 16 सीटों पे ही कैंडिडेट दिए। अब ऐसा है ना कि ज़्यादा लड़े तो क्यों लड़े, कम लड़े तो क्यों कम लड़े, तो अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से, अपने फीडबैक के लिहाज से डिसीजन लेती है। तो मीडिया को और हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनको बड़ा तजस्सुस रहता है, क्यूरोसिटी रहती है। भाई, हमारी पार्टी का फैसला है, हम हरियाणा नहीं लड़े, समझे ना? तो ऐसा है। अब की बार आप जो है कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये एक बात मुझे बताइए साहब कि बी पार्टी वाला तमगा पीछा छोड़ रहा है कि अभी भी वो सवाल? नहीं, हम तो अला ऐलान कह रहे हैं कि हमने कमला हैरिस को हराया और ट्रंप को जिता दिया। हम ही किए, कोई नहीं कर सकता। हम यहाँ बैठकर औरंगाबाद से ट्रंप को जिता दिए, कमला हैरिस जीत गई। अब ये क्या है? हमें एक राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है। जीत हार होते रहेंगी, हम जीते भी हैं और जीतेंगे यहाँ पे अभी इंशाल्लाह महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। तो ये तो फ्रस्ट्रेटेड लोगों की तरफ से झूठा इल्ज़ाम लगता है। आपके एक मित्र हैं जिनसे आपकी मित्रता कम है, अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे दिया। आमतौर पे उनकी गठबंधन है और यहाँ पे फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, तो ये क्या यूपी का यहाँ पे निकल रहा है क्या? एक बात बताइए, महायुति का कैंडिडेट अलग है, अगाड़ी के कैंडिडेट अलग है, और ये समाजवादी अगाड़ी में है। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस भी हमारे खिलाफ लड़ रही है, ये अखिलेश भी यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये कौन सा इनका अगाड़ी है? फिर मालेगांव में भी इनका कैंडिडेट है, एसपी का भी कैंडिडेट है, जहाँ पर हमारे एमएलए हैं। धुलिया में फारूक शाह एमएलए हैं, वहाँ पर भी उनका अगाड़ी कैंडिडेट है और एसपी का कैंडिडेट है। इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ से औरंगाबाद की इन दोनों विधानसभा से, मालेगांव और धुलिया से और भिवंडी वेस्ट से एमआईएम पार्टी कामयाब हो जाए। तो ये तो विचारों की फ्रस्ट्रेशन है, कुछ होने वाला नहीं है। बदतरीन तरीके से लोग हारने वाले हैं, देखना है, इनको ज़माने भी नहीं बचा पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल अभी रिमार्क्स आ रहे हैं, और खास करके आपका एक बयान आया और एक देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आया, आपने सुना वो बयान उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब की विरासत पे कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, इस टाइप का बयान दिया, और आपने भी जवाब दिया। तो इस पे आप लोग इस तरह की फाइट क्यों है? भाई, कोई मेरा नाम लेके बोलेगा तो मैं कर्जा बाकी रख लूँ? आप बताइए, कोई ललन टाप को अनाप शनाप बक देगा तो आप अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन देंगे ना। और चुनाव का माहौल है, एक शख्स जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और होम मंत्री है, और वो हमारा नाम लेता है, तो हम उनको जवाब ये दिए कि हमारा नाम क्यों ले रहे फडणवीस? तुम्हारे दिमाग में वो फितूर जो है कि मैं बड़ा हूँ और सब तुम्हारे पैरों के पास है, वो तो नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबर कर दिया। अगर फडणवीस में दम है तो जरांगे पाटिल का नाम लीजिए ना आप, समझे आप? वो नहीं ले रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इस मुक़द्दस तारीख़ी शहर में 8 दिन में एक मरतबा पानी आता है यहाँ पर, पूछ लीजिए आप वो सॉल्व नहीं किए। इस शहर के लिए एक टेक्सटाइल पार्क मंजूर हुआ 2023 में, उसको अमरावती लेकर चले गए आप। इस डिवीज़न में 2024 के 6 महीने में 421 के करीब किसान खुदकुशी कर लिए। आप उसके बारे में बात नहीं करते, मराठा आरक्षण के बारे में बात नहीं करते, किसके बारे में बात करते? अब्दुल्ली भाई ओवैसी के बारे में बात करते। तो ये उनका ये उसको कम्युनल करना, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आप पे भी आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, क्योंकि आप अपने कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम सीटों पे देते हो जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है। बाकी सुनिए, जो लोग आईने में चेहरा अपना देखेंगे ना तो बहुत दागदार नजर आएगा चेहरा बीजेपी वालों को। आप तो एक मुसलमान टिकट नहीं देते, आपको एक मुसलमान एमपी नहीं है, और आप तमाम ने मिलकर, तमाम कम्युनल सो कॉल्ड सेकुलर मिलकर इम्तियाज जलील को आपने हरा दिया इस पार्लियामेंट की सीट से। अपना गिरेबान झांक कर भी तो देखो।
आपने तमाम कमियां गिनाई कि इस लोकसभा में या इस क्षेत्र में काम नहीं हो। आपके भी तो एमपी थे, उन्होंने क्या किया फिर? जितनी उनको एमपी लैट फंड थे, आप चेक कर लीजिए, आपके पास तो फैक्ट सिस्टम है। इम्तियाज साहब ने अपना पूरा पैसा इस्तेमाल किया भाई। 5 साल में जितना उनका एमपी लैट फंड था उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया, और इस शहर में, औरंगाबाद के शहर में इस्तेमाल किया, ग्रामीण के विधानसभा में बराबर इस्तेमाल किया। मगर सवाल ये, जो लोग सत्ता में है, आप अस्पताल में वैकेंसी के लिए इम्तियाज जलील को कोर्ट को जाना पड़ा, पीएमएवाई के घरों के लिए इम्तियाज जलील लड़ना पड़ा। ये कर रहे हैं। ये इम्तियाज जलील साहब आ गए, आपके कैंडिडेट। नमस्ते, आपसे भी बात करेंगे इत्मीनान से। बात खत्म करिए, बस 2 मैं रिमार्क आपसे और लेना चाहता हूँ। एक बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया, एक है तो सेफ है, व्हाट्स योर टेक? अनेक हैं तो अखंड है। ये आरएसएस की सोच है पुरानी, गोलवालकर से लेकर, कि इस देश को वो जब एक की बात करते ना तो वो डाइवर्सिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। इस मुल्क की ताकत और ख़ूबसूरत ये है कि यहाँ पर डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं। ये आरएसएस की शुरू से एक कोशिश है कि एक के नाम पर सबको ख़त्म कर दो। अनेक हैं तो अखंड है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर की सोच जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और ये एक किसको बोल रहे हैं, बताइए हमको, प्रधानमंत्री बताए देश को, एक किसको बोल रहे हैं? देश के एक होने की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं उनको बोल रहे हैं। देश से मुखातिब नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने कहा था मुस्लिम खवातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करते महिलाएं, हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमान खवातीन को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, भैंस छीन कर दिया जाएगा। अब ये उन्होंने कहा था जिनके ज्यादा बच्चे। ना, नहीं, अब आप इस क्लैरिफिकेशन मत दीजिए। मैं उनका कोट कर रहा हूँ, मैं क्यों क्लैरिफिकेशन? उनका कोट ये था कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। कहाँ पैदा करती हैं? TFR रेट तो सबका गिरा, सबसे ज्यादा मुसलमानों गिरा है। अब अमित शाह बोल रहे कि वक्फ की जमीन को वक्फ जमीन सब वक्फ करके छीन लेंगे। तो ये इनका हमेशा का झूठा प्रोपेगेंडा है, और मैसेज ये देना चाहते हैं कि देखो मुसलमान है से डरो। ये मैसेज है उनका। एक बयान योगी आदित्यनाथ का भी आया, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, इस पर आपका क्या कहना? अब योगी बोले बुलडोजर के ऊपर। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, गाइडलाइंस फ्रेम कर दिए गए, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ बन चुका है। अब कौन सा ऑफिसर इनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को फॉलो करेगा? प्रधानमंत्री ने भी बुलडोजर को सेलिब्रेट किया था। इसी महाराष्ट्र में मुंबई के करीब जो कौन सी जगह है जहाँ फसाद हुआ था, जो बुलडोजर तोड़ दिए? नहीं, एक जगह है, हाँ, मीरा रोड में आपने बुलडोजर तोड़ दिए। अब चलाओ, अब बोलो, बुलडोजर की बात करो, हिम्मत है तो। योगी कल के जजमेंट के बाद तो उनको तो शर्म से डूबना चाहिए कि आपने इलाहाबाद में पत्नी के नाम पे घर है, हस्बैंड को देकर तोड़ दिया आपने। कितनों के घर तोड़ दिया आपने। तो ये जो आया है ना कल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो बता देगा, वो इनको आईना दिखा दिया है और उसको कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का और एक वर्ड क्या है? द यूज ऑफ बुलडोजर शोज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दैट स्टेट। इससे बढ़ के क्या होना चाहिए उनको, बताइए आप। अच्छा, ये बटेंगे तो कटेंगे किसको बोल रहे हैं? हम चैलेंज कर रहे हैं, बोलो तुम किसको बोल रहे हैं? तुम देश को बोल रहे हैं? तो फिर चीन में 4 साल से चीन PLA आर्मी बैठी हुई है, वहाँ पर बात ही नहीं करते, वहाँ पर सांप सूंघ जाता आपको। 4 साल के बाद आप बोलते हैं कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। भाई डेमसॉक पोंगसोंगसू लेक में बफर जोन आपने क्यों क्रिएट किया? वहाँ पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे बफर जोन में। आपने चीन को, मसला लद्दाख का था, आपने अरुणाचल यांगसी में उनको पेट्रोलिंग राइट्स दे दिए, जबकि पार्लियामेंट में खड़े होकर राजनाथ सिंह ने कहा था यांगसी के बारे में, अरुणाचल के, चीन यूनिलैटरली तरीके से बॉर्डर चेंज कर रहा है। ये वहाँ पर नहीं बोलेंगे बटेंगे कटेंगे, सिर्फ जिसको अंग्रेजी में होता है ना डॉग विजिल पॉलिटिक्स है ये। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये अगर आपको लगता है, मैं आखिरी सवाल है, एक तो मैं आपके जो छोटे भाई हैं उन्होंने सोलापुर की रैली की और उसमें उन्होंने नहीं, उनका एक मैं भाषण देख रहा हूँ, नहीं गए थे, मैं गया था, कल गया था वहाँ पे। मैं उनका एक महाराष्ट्र का एक स्पीच देख रहा जिसमें उन्होंने बड़े तंजिया अंदाज में कहा कि 15 मिनट अभी बाकी है। देखिए, एक बात सुनिए, मैंने भी कल कहा 10 बजे ख़त्म करना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि भाई 1 बजे ख़त्म करना है, 12:45 है, 15 मिनट बाकी हैं, ये क्या है? आप लोगों को इतना फोबिया क्यों है? हमें नहीं फोबिया है, आपको नहीं है। आपकी जो बड़ा कबीला है
उनको फोबिया है। अरे 15 में क्या है? मैंने भी कहा कल शोलापुर में, अभी क्या है बताइए आप? तो गलत है ना? ये ट्वीट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, घड़ी देखकर वक्त बोलना भी गलत है क्या? बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ 12:36 हुए हैं, ओ उसने कह दिया 12:36, ये क्या बात? नहीं नहीं, एक होता है आपने बोला 12:36, एक आपने कहा 15 मिनट बाकी है और फिर पब्लिक चेयर कर रही है। देखिए मैंने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है और मीडिया को कहा कि 9:45 हुए, घड़ी देखो, घड़ी देखो आप। अरे हर चीज को आप लोग, अबे चील उड़ी तो बोलेंगे भैंस उड़ी, ये कैसी बात है? बोलिए आप। तो गलत है ना? नहीं तो गलत है ना? नहीं नहीं, ऐसा तो गलत है ना, ये तो गलत है ना, ये तो ज्यादती है ये तो। अच्छा, लास्ट सवाल। लास्ट से आप कि- इंडिया का लास्ट सवाल नहीं, मेरा नहीं, लास्ट सवाल है अभी खत्म। मेरा लास्ट सवाल, आप अपनी भूमिका महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कहाँ देखते हैं? आप अघाड़ी के साथ जाएंगे, आप युति को समर्थन करेंगे, या अगर आप अगर किंग ये सवाल पुराना है। देखिए पहले निकाह होना चाहिए, निकाह के बाद औलाद जब पैदा होगी, अब्दुल्ला होगा या फातिमा होगा, जब डिसाइड करेंगे नाम रखना, तो 20 तारीख को निकाह होगा, 23 को क्या नतीजा आएगा जब देखेंगे। मगर आप हमारा रिकॉर्ड सुनिए, मैं इम्तियाज जलील एमपी थे 19 से 24 तक, बल्कि 2014 से 24 तक जो कोई बिल बीजेपी लाई हम चैलेंज कर रहे, हमने अपोज किया उसको। ट्रिपल तलाक को 3 बार लाया गया, अपोज किया। CAA के बिल को मैंने फाड़ दिया, वक्फ बिल को मैंने अपोज किया, UAPA के बिल को इंट्रोडक्शन पे अपोज किया, पासिंग के वक्त मैंने डिवीजन का मुतालबा करके अपोज किया। BNSS को मैं वाहिद MP था, इम्तियाज साहब थे, हम 25 मिनट का भाषण है, मैंने अपोज किया। और आप देखिए कल हम चोलापुर में भाषण दे रहे हैं, BNSS के 160 नोटिस हमको दे रहे हैं। 3 दिन पहले शोलापुर प्रधानमंत्री उनको नहीं दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हमको? आप सबको दीजिए ना। और ये बगैर रिटर्निंग ऑफिसर के परमिशन के पुलिस दे रही है हमको, क्या बताता है ये? हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में महंगाई है। महाराष्ट्र में 7% इन्फ्लेशन है, देश में 6.7 है। मिठा तेल कीमती, प्याज कीमती, मसूर की दाल कीमती, आलू की कीमती आसमानों को छू रही हैं। और फिर आप गैस का सिलेंडर 104 रुपये पेट्रोल, 75-80 रुपये डीजल। अब आप बड़े लाडली को मैंने 1500 दिया। अरे भाई तू 1500 दे के 1900 छीन ले रहा जनता के हाथ से, समझे आप? फार्मर सुसाइड 2023 में 2500 फार्मर सुसाइड हुए, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। रूरल डिस्ट्रिक्ट, आप किसी ग्रामीण इलाके में जाइए, मराठवाड़ा में आप आए हैं, वहां पर जाइए, आप पूछिए कि लड़कों को बुलाइए तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही। हाँ पूछिए, लड़कों की शादी नहीं हो रही है क्यों? क्योंकि उनको रिजर्वेशन चाहिए, उनको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए। ये है असल मुद्दा। तो फडणवीस प्रधानमंत्री योगी आके उसको कैसा चेंज करेंगे? ओवैसी का नाम लो। अरे भाई ओवैसी जानता है कैसा तुम्हारा टैकल करना तुमको, हम वो होने नहीं दे रहे दूसरी के राजनीति। यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर ये मुद्दे हैं। मराठा रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारे विधायक जब जीत कर जाएंगे हम बराबर विधानसभा में लड़ेंगे मराठा रिजर्वेशन के लिए।